जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का अपने चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको परमेय संख्याओं के गुणधर्म में समृद्धि का गुणधर्म बताऊंगा। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि परमेय संख्या के 3 गुणधर्म होते हैं। पहला होता है समृद्धि, दूसरा होता है क्रम विनिमय और तीसरा जो गुणधर्म होता है वह होता है आपका साहचर्य या साहचर्यता। तो देखते हैं समृद्धि। समृद्धि में हम आपको प्राकृत संख्या में जो समृद्धि है ये सिद्ध करके बताएंगे और फिर इसके बाद एक सारणी के माध्यम से पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समृद्धि में योग के लिए। हमने एक संख्या ली 1 और दूसरी संख्या ली 7, जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ 8। तो यहाँ पर हमने दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ा और जोड़ने पर 8 प्राप्त हुआ, जो भी क्या है प्राकृत संख्या। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या में योग है, योग के अंतर्गत ये समृद्धि है। प्राकृत संख्या समृद्धि है किसमें? योग में। योग के अंतर्गत समृद्धि। अब देखते हैं व्यवकलन। हमने दो प्राकृत संख्या ली, एक हमने प्राकृत संख्या ली 1 और दूसरी प्राकृत संख्या ली 8 और एक में से हमने 8 को घटाया तो क्या प्राप्त हुआ -7। क्या है प्राकृत संख्या है? तो आप कह सकते हैं नहीं है, क्योंकि जो प्राकृत संख्या होती है वो ऋणात्मक नहीं होती। तो हम कह सकते हैं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्धि नहीं है। व्यवकलन के अंतर्गत समृद्धि नहीं। मैंने आपको बताया था जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने पर यदि प्राकृत संख्या को जोड़ें तो प्राकृत संख्या प्राप्त हो, प्राकृत संख्या को घटाएं प्राकृत संख्या को प्राप्त हो, प्राकृत संख्या का गुणा करें प्राकृत संख्या प्राप्त हो, प्राकृत संख्या का भाग दें प्राकृत संख्या प्राप्त हो, तो वह समृद्धि के नियम का पालन करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह समृद्धि है। और नहीं प्राप्त होता है तो कह सकते हैं कि समृद्धि नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ा तो जोड़ने पर हमें -7 प्राप्त हुआ, जो कि एक पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। हम कह सकते हैं कि व्यवकलन के अंतर्गत समृद्धि नहीं है, नहीं, और यह समृद्धि है। अब इसके बाद देखते हैं योग के बाद गुण। गुणा में हमने लिया 4 × 3, गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ 12, 4 × 3 = 12। तो 4 एक प्राकृत संख्या है, 3 भी प्राकृत संख्या है, तो दोनों को प्राकृत संख्या को गुणा किया तो 12 प्राप्त हुआ। यह भी क्या है प्राकृत संख्या। तो हम कह सकते हैं कि गुणा या गुणन के अंतर्गत समृद्धि है। अब देखते हैं अपन भाग। भाग में हमने दो संख्याएं ली, एक लिया हमने 4 भागी 2। हमने 4 का जब भाग 2 में दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 4 का भाग हमने 2 में दिया तो क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त। तो जो 2 प्राप्त हुआ वह क्या प्राकृत संख्या है? हाँ, तब आप कह सकते हैं वह प्राकृत संख्या है। लेकिन हाँ जी, 3 में भाग 2 का दें तो क्या प्राप्त होगा 3/2। तो क्या है प्राकृत संख्या है? नहीं है, क्या परमेय संख्या है। हम कह सकते हैं भाग के अंतर्गत समृद्धि नहीं। इसी प्रकार आप देखते हैं समृद्धि का नियम। अब इसके बाद तो देखें, मैं प्राकृत संख्या में समझा चुका था कि जब हम दो प्राकृत संख्याएं लेते हैं
हमने 1 और 5 ली, जोड़ने पर 6 प्राप्त हुआ। यह एक प्राकृत संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत ये समृद्ध है। हमने एक प्राकृत संख्या 1 ली, दूसरी प्राकृत संख्या -6 ली। जब हमने इसका व्यवकलन किया तब -5 प्राप्त हुआ। तो क्या यह -5 प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। हमने दो प्राकृत संख्याओं का गुणन किया, गुणन करने पर हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि गुणन प्राकृत संख्या के समृद्ध है। इसी प्रकार हमने भाग में दो प्राकृत संख्या ली और भाग देने पर आपने देखा कि 1/2 प्राप्त हो रहा है। यह एक प्राकृत संख्या नहीं है, तो भाग प्राकृत संख्या के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अब हम प्राकृत संख्या कंप्लीट कर चुके हैं। प्राकृत संख्या के बाद अपन ले रहे हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या ले रहे हैं? पूर्ण संख्या। हमने एक पूर्ण संख्या में एक पूर्ण संख्या 5 ली, दूसरी पूर्ण संख्या 6 ली और इनका ऐड किया योग के लिए, तो क्या प्राप्त हुआ? 11। और 11 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। इसी प्रकार हम अब देखें व्यवकलन में। व्यवकलन में हमने एक पूर्ण संख्या 4 ली और इस पूर्ण संख्या को जब हमने 10 से घटाया, व्यवकलन किया, तो हमें -6 प्राप्त हुआ। क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, यह एक पूर्णांक संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इसी प्रकार हमने एक पूर्ण संख्या 4 ली और दूसरी पूर्ण संख्या 2 ली। गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ? गुणन करने पर 8 प्राप्त हुआ। 8 एक पूर्ण संख्या है। हम कभी भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणन करेंगे तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। और जब हमने एक पूर्ण संख्या 7 ली और उसको हमने जब 5 से भाग किया, तो भाग करने पर हमें 7/5 प्राप्त हुआ। क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में हमने एक पूर्णांक संख्या -1 ली, उसका हमने जब योग -4 से किया, जब हम योग -4 से करेंगे तो हमें क्या योग करने पर क्या प्राप्त होगा? प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस प्राप्त होगा और गुणा का योग करने पर -5 प्राप्त होगा। और -5 भी एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या है? पूर्णांक संख्या के अंतर्गत योग समृद्ध है। अब देखते हैं व्यवकलन। व्यवकलन हमने 5 लिया, इसको व्यवकलन हमने 6 से किया, तो व्यवकलन करने पर हमें -1 प्राप्त हुआ। यह एक पूर्णांक संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। अब देखते हैं गुणन। हमने 1 लिया और जब इसका -3 से गुणन किया, तो गुणा करने पर हमें -3 ही प्राप्त हुआ। तो यह एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणन पूर्णांक संख्या इस संख्या अंतर्गत समृद्ध है। अब हम देखते हैं भाग की क्रिया। हमने भाग में 1 को जब भाग 0 से कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? अपरिभाषित। अपरिभाषित, क्योंकि जब भाग देंगे तो आएगा 1/0 और हर कभी 0 नहीं होता। अपरिभाषित, तो क्या यह पूर्णांक संख्या है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह भाग पूर्णांक संख्या के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। क्या लिख देंगे? समृद्ध नहीं। अब पहुंचते हैं पूर्णांक संख्या के बाद परिमेय संख्या। किस पे पहुंचते हैं? परिमेय संख्या। हमने एक परिमेय संख्या ली 4 और दूसरी परिमेय संख्या की ली
4/2 ले लें यहाँ पर। दूसरी परिमेय संख्या ली हमने 6/2, तो इनका योग किया तो योग करने पर हमें 10/2 प्राप्त हुआ। तो यह एक परिमेय संख्या है क्या? हाँ, परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। हमने इसी प्रकार एक परिमेय संख्या 4/3 ली और दूसरी परिमेय संख्या 5/3 और इसको हमने जब व्यवकलन किया तो व्यवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? -1/3। और क्या है 1/3 परिमेय संख्या है? हाँ है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। इसी प्रकार पहुंचते हैं गुणन पर। हमने 1/2 का गुणा 1/2 से कराया और कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 1/4। क्या 1/4 परिमेय संख्या है? हाँ है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। अब पहुंचते हैं भाग। हमने एक को जब भाग 0 से कराया, किससे भाग कराया? 0 से, तो क्या प्राप्त हुआ? 1/0 अर्थात अपरिभाषित। अपरिभाषित प्राप्त होने पर क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अब इसके बाद आता है समृद्ध परिमेय संख्याओं का समृद्ध गुणधर्म कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं अगले चैप्टर में आपको विक्रम विनिमय और इसके बाद अगले चैप्टर में साहचर्यता का नियम बताऊंगा। जय माता दी साथियों।